हेलो फ्रेंड। वेक्टर का आज हम लोग का फिफ्थ लेक्चर्स होगा। आज का लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मतलब एवरी लेक्चर जो मैं अभी ले रहा हूँ, कमिंग जो भी 2-3 लेक्चर्स लूंगा, आप एक क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मेंस में डायरेक्टली आपको आता है और बहुत ही इजियर क्वेश्चंस रहता है। जितने भी आप चैप्टर पढ़े हो, सबसे इजिएस्ट चैप्टर होगा आपका वेक्टर्स। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वेक्टर 3D, अब आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करने वाले हैं, ठीक है, या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उससे पहले हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है दो लाइन के बीच का। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो देखिए, इसको हम लोग 3D में भी करेंगे और वेक्टर में भी कर रहे हैं। वेक्टर में अगर समझ गए तो 3D एज इट इज है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, आप देखिए रिलेटिव पोजीशन, दोनों लाइन के रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर मान लीजिए इस तरह से लाइन इंटरसेक्ट कर दे, तो लाइन दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगा? जब सेम प्लेन में होगा लाइन। दो लाइन अगर कोप्लानर होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा। एक बात होती है, लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा दो लाइन के बीच में? ऑब्वियसली जीरो होगा। ठीक है, तो पहला ये होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, so shortest distance zero होगा if two lines are intersecting। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब? जब लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं हो। तो देखिए, दो पोजीशन होगा लाइंस का, या तो लाइंस पैरेलल होगा या लाइंस कुछ इस तरह से सिचुएटेड होगा, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। इस दो सिचुएशंस में अगर लाइन पैरेलल हो और लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल हो, तो फिर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइन का कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए हम दूसरा केस लेते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होगा। तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, जब दो लाइंस पैरेलल होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, मान लेते हैं दो लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ टू लाइन, equation of two parallel lines, let equation of two parallel lines position vector r equal to position vector a1 plus lambda times of, let's say p मान लेता हूं, और दूसरा लाइन मान लेता हूं पोजीशन वेक्टर a2 और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर p मान लेता हूं। ठीक है ना, तो ये दो लाइन जो होगा आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा, क्योंकि ये जो वेक्टर लिया हूं ये दोनों ही लाइन क्या है? वेक्टर p के पैरेलल है। और ये पोजीशन वेक्टर a1 से पास कर रहा है फर्स्ट लाइन, और सेकेंड लाइन पोजीशन वेक्टर a2 से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसके बीच का डिस्टेंस। ये दो लाइन पैरेलल होगा तो इसके बीच का मुझे डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जैसे मान लीजिए ए बी जो होगा, that is distance between two parallel lines। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। ये होता है आपको a1 माइनस a2, a1 वेक्टर a2 वेक्टर और डॉट वेक्टर p, और अपॉन हो जाएगा p का मैग्नीट्यूड का होल मॉड। ठीक है, यहां डॉट नहीं क्रॉस लेते हैं। ठीक है, तो a1 माइनस a2 क्रॉस p अपॉन p का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस यही होगा। अब आप बोलेंगे कि ये फॉर्मूला लिखे कैसे हैं? ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको ये फॉर्मूला नहीं मेमोराइज रहे। तो देखिए, इसका प्रूफ देखिए, एक लाइन का प्रूफ है। अगर प्रूफ याद रह गया तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत इजिली बना सकते हैं। ठीक है ना, एक बात बताइए, ये दो लाइन है, ये मान लेता हूं ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है जिसका इक्वेशन मैं लिखा हूं। तो मान लेता हूं ये पॉइंट जो है ना, ये पास कर रहा है a1 से, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, और ये लाइन पास कर रहा है पोजीशन वेक्टर, लेट से ये मैं मान लेता हूं इसको a2 से। ठीक है ना, इसको मैं a मान लिया, इसको b, तो इसको मैं c मान लेता हूं। इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो बताइए सी ए वेक्टर जो होगा
या AC वेक्टर क्या होगा, या A1 माइनस A2 लिखे या A2 माइनस A1। अगर मान लीजिए A1 माइनस A2 लिखना है, जैसे मान लीजिए AC वेक्टर अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, अगर AC वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करने हैं तो C के पोजीशन में से क्या करेंगे, A का पोजीशन माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो C का पोजीशन क्या है, A2 है, वेक्टर A2 है, और A का पोजीशन वेक्टर A1 है। बात समझे, ये दो लाइन मैं एज्यूम कर लिया हूं, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये सेकंड लाइन जो कि दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन पास कर रहा है पोजीशन वेक्टर A1 से, तो मैं उसको पॉइंट A मान लिया हूं, और ये लाइन पास कर रहा है पोजीशन वेक्टर A2 से, तो उसको मैं C2 मान लिया हूं, ठीक है ना कहीं सिचुएटेड होगा, ये मैं यहां मान लिया हूं और सेकंड लाइन पे C पे मान लिया हूं। तो इससे मैंने जनरेट कर लिया आपको AC वेक्टर, ठीक है ना। अब मुझे अगर AB का लेंथ निकालना है तो मान लेता हूं इसको थीटा एंगल, मान लेता हूं AC वेक्टर जो है ये थीटा एंगल बना रहा है, और ऑब्वियसली ये इसका जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में, वेक्टर पी का डायरेक्शन है, नहीं है, ये दोनों लाइन किसके पैरेलल है, वेक्टर पी के पैरेलल है। तो बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा फाइंड आउट करें तो क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, यानी ए बी और अपॉन, और इसका हाइपोटेनस 90 के अपोजिट यानी AC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB ये लेंथ तो निकालना ही है पर्टिकुलर लेंथ, और AC वेक्टर हम निकाल चुके हैं A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड। यहां से आप AB लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा, AB लेंथ आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझे कैसे फाइंड आउट किया है। तो ये लेंथ था, क्योंकि थीटा तो दिया नहीं गया तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ P से डिवाइड कर देंगे, P के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे मैंने क्या किया, P के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब देखिए नोमिनेटर क्या होगा, ये वेक्टर AC है, CA बोले ये AC, और ये वेक्टर P है, इसके बीच का एंगल थीटा है, या पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर वेक्टर AC मानते हैं और ये वेक्टर P मानते हैं तो इसके बीच का एंगल आप पाई माइनस थीटा भी मान सकते हैं, तो साइन को आप पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आप इसको लिख सकते हैं ये इक्वल होगा A2 माइनस A1 क्रॉस P का मैग्नीट्यूड और अपॉन P का मैग्नीट्यूड, ये होगा ना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड, P का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल का साइन। तो AC जो वेक्टर होगा ये वेक्टर होगा AC, और P वेक्टर ये है, तो उसके बीच का एंगल पाई माइनस थीटा होगा। लेकिन यहां पुट करेंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्रॉस के टर्म में। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे A2 माइनस A1 लिखो और या A1 माइनस A2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम मॉड लेके रखे हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। जैसे मान लीजिए पोजीशन वेक्टर I माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i माइनस 2j प्लस k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर R इक्वल टू I प्लस 2j और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i माइनस 2j प्लस k कैप। अब यहां पे देख सकते हैं आप, ये दोनों ही लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होगा। तो डिस्टेंस यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पहले इसको नोट कीजिए और मैं फोटो ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं रब करके। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दो लाइन दिया गया और उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अभी जस्ट मैं बता रहा था कि दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस, यहाँ पे आप देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, I माइनस जे प्लस 2k कैप है, और जो सेकेंड लाइन का जो पास कर रहा है ये I प्लस 2j से पास कर रहा है, और ये पैरेलल किसके पैरेलल है, 2i माइनस 2j प्लस k कैप के पैरेलल है। तो डिस्टेंस क्या होता है, पहले A1 माइनस A2 निकाल लेंगे या A2 माइनस 1, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और इसका सबसे पहले आप क्रॉस निकालेंगे तो A1 माइनस A2
और क्रॉस पी के साथ क्रॉस लेंगे। तो रहे पी के साथ अगर क्रॉस लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -3j अब +2k और क्रॉस हो जाएगा पी के साथ, पी का 2y - 2j अब प्लस के क्या फिर। ठीक है, इसका क्रॉस निकालना है, सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड है, डिटरमिनेंट फॉर्म में निकाल लीजिए। यहाँ i का कोएफिशिएंट 0 है, j -3 है, k 2 है और यहाँ पे 2 -2 1 है। तो फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, -3 और माइनस माइनस +4 ये 1 हो जाएगा और -j की जगह 0 -4 और प्लस k कैप इंटू ये 0 और माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं i कैप और ये माइनस माइनस +4j कैप अब +6k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, a1 - a2 क्रॉस p का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करेंगे ये हो जाएगा √1 + 16 + 36। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा 452 53 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस अभी जस्ट लिखवाया हूं, क्या लिखवाया, ये इक्वल होगा a1 - a2 क्रॉस p अपॉन p के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, √53 है और p का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर p का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा √4 + 4 + 1 यानी √53/3 हो जाएगा। ये कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बहुत इजी होगा फाइंड आउट करना। कंडीशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है। और ऐसा भी कर सकता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, जैसे 4i - 4j + 2k, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफर होगा, लेकिन दोनों लाइंस क्या होगा, पैरेलल ही होगा। अगर मान लीजिए अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको p माने या इसको p माने, क्योंकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि p ऊपर भी है और p नीचे भी है। तो 2 से अगर मान लीजिए इसमें अगर मल्टीप्लाई भी करें और इसको आप p मानते हैं तो ऊपर भी 2 आएगा, नीचे भी 2 आएगा, तो बैलेंस होकर के आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। जब लाइंस जो होगा पैरेलल होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखिए स्क्यू लाइंस किसको बोलेंगे, तो तीसरा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना स्क्यू लाइंस में तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आया। तो पहले स्क्यू लाइन समझिए होता क्या है। इफ द टू लाइंस आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, if the two lines are non-parallel and non-intersecting, ठीक है, then it is called as skew lines। ठीक है, वैसा दो लाइंस जो आपस में नॉन पैरेलल होगा और नॉन इंटरसेक्टिंग भी होगा, तो वैसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस बोलेंगे। जैसे भाई ये सिचुएशन से बात करूं, जैसे ये हो गया आपका, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गया, ठीक है ना, ये दोनों लाइन आपका पैरेलल हो गया, ये दोनों लाइन आपका पैरेलल हो गया, और इस लाइन को अगर इस तरह से रखें तो ये लाइन एस्क्यू होगा। एस्क्यू लाइंस क्या होगा, एक प्लेन में कभी नहीं होगा। ठीक है, ये दो लाइन जो होगा एस्क्यू लाइंस होगा, यानी ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और ना ही ये दोनों लाइन, ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, ये पैरेलल भी नहीं होगा। तो वैसा दो लाइंस जो नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल हो, उसके बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। इसके बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दो लाइन है, इसके बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो हो गया डिफिनीशंस। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या, पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। लेट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू जैसे a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर p एंड पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू b प्लस म्यू टाइम्स ऑफ q। ठीक है, ये दोनों लाइन का मैंने डायरेक्शन डिफरेंट लिया हूं, मतलब नॉन पैरेलल होगा और ये एज्यूम कर रहे हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग भी होगा। तो इसमें जो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइंस
वो इक्वल होगा आपको वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और क्योंकि ये डिस्टेंस है मॉड वैल्यू ले लेंगे ओवरऑल। ठीक है, तो बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, यही कहलाएगा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस। ठीक है, अगर मान लीजिए इंटरसेक्टिंग है, अगर ये एसक्यू लाइंस है और एसक्यू लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है, इस तरह से अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो उस केस में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूं आपको ये पॉइंट। ठीक है, अगर मान लीजिए दो एसक्यू लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है, अगर दो एसक्यू लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये दो एसक्यू लाइंस हो गया आपका, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली कोप्लानर होगा। तो दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो ध्यान रखना है कि दो लाइन क्या होंगे, कोप्लानर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे चल के वेक्टर और 3D में हम लोग ये कंसेप्ट यूज करेंगे। या इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हो कि दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। या ये भी बोल सकते हैं अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो दो लाइंस क्या होंगे, आपस में इंटरसेक्टिंग होगा। कंडीशन से कि वो दो लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए, अगर पैरेलल हो गया तो फिर तो भी कोप्लानर हो जाएगा ना, तो ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो कंडीशन ये है कि अगर टू लाइंस डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर p एंड वेक्टर q विल इंटरसेक्ट ओनली इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका क्या है कि b माइनस a डॉट p क्रॉस q, ये वैल्यू आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये वैल्यू अगर 0 आता है तो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग होगा, दैट मींस कोप्लानर होगा। जब भी हम बोलेंगे कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, दैट मींस इसका मीनिंग ये भी होगा कि दो लाइन कोप्लानर भी होगा। क्योंकि अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा कि एक प्लेन में लाई करेगा, ये दोनों जो है एक प्लेन में लाई करेगा। तो लाइन अगर कोप्लानर है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कोप्लानर होगा। कंडीशन है कि दो लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका। चलिए मैं प्रूफ कर देता हूं। तो जब भी आपको दो लाइंस दे जिसका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक पी के डायरेक्शन में और एक क्यू के डायरेक्शन में, एक पी के पैरेलल है वेक्टर पी के पैरेलल और दूसरा लाइन है वेक्टर क्यू के पैरेलल, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वेक्टर पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। हाँ, यहाँ पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए लिखे या पोजीशन वेक्टर ए माइनस बी लिखे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल हम मॉड लेके रखे हैं। ये तीन केस होगा। अगर मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर इंटरसेक्टिंग है लाइन तो 0 होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पोजीशन वेक्टर, दोनों लाइन के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस अक्रॉस वेक्टर p अपॉन p के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे अगर दो लाइन पैरेलल है तो। और अगर दो लाइन एस्क्यू है तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं प्रूफ करता हूं। इसका मैं पिक ले लेता हूं। चलिए देखिए, इसका मैं प्रूफ कर देता हूं कि एसक्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो मैं फॉर्मूला लिखा हूं उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए अभी जस्ट मैं दो लाइन एज्यूम किया था, ये लाइन मैं मान लेता हूं पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p है, और ये लाइन मैं एज्यूम कर लेता हूं, ये लाइन जो है पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू पोजीशन वेक्टर b प्लस म्यू टाइम्स ऑफ q। ठीक है, ये लाइन जो है ना p के डायरेक्शन में है और ये लाइन आपको q के डायरेक्शन में है। क्योंकि ये 3D है तो डायग्राम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। बेसिकली इस तरह का लाइन है सिचुएशन, ठीक है ना, इस तरह का सिचुएशन है। इसको मैं ड्रॉ किया हूं, ठीक है ना, इसको 2D पे ड्रॉ किया हूं तो इस तरह से दिखेगा। जब इसको सामने से देखेंगे, इसको अगर आप सामने से देखेंगे तो डायग्राम 2D में इस तरह से दिखेगा। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस दो लाइन का फाइंड आउट करना है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन आपका ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपका जो होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये जो लाइन है वो मैं LM लाइन डिनोट किया, ठीक है ना, ये L है और ये M है। तो ये आपका इस पे एक L पॉइंट है और इस पे एक M पॉइंट है, तो ये LM ज्वाइन किया हूं। एक बात गौर कीजिए, इसमें जो LM लाइन ड्रॉ किया हूं वो LM लाइन इस लाइन पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अलोंग LM लाइन होगा
और एक कंडीशन और है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो एलएम लाइन के अलोंग तो होगा ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन ये जो एलएम लाइन है वो दोनों ही लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझे, ये एलएम लाइन जो हम लिखे हैं तो ये दोनों ही लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा विजुलाइजेशन है, ये विजुलाइज करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे जो एलएम लाइन ड्रॉ किया हूं वो दोनों ही लाइन पे आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ही आप बोल सकते हैं ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, यानी ये आपको 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन तो बहुत सारा होगा, जब आप इस पे कोई पॉइंट लेंगे तो ये भी पॉइंट हो सकता है, यहां से यहां ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक लाइन ऐसा लाइन होगा एलएम जो इस लाइन पे भी पॉपुलर होगा और इस लाइन पे भी पॉपुलर होगा। अगर वो ऐसा लाइन जो दोनों लाइन पे पॉपुलर है तो उसी के अलोंग क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो वही मैं लिखा, फॉर एसक्यू लाइंस द डायरेक्शंस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी द परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब देखिए दैट इज मैं यहां यही कहना चाह रहा हूं कि जो एलएम होगा, एलएम वेक्टर वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी होगा, एंड एलएम जो होगा परपेंडिकुलर टू क्यू भी होगा, वेक्टर क्यू पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एलएम वेक्टर होगा, वो जो एलएम वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा किसके, पी क्रॉस क्यू पे नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, तो इसका जब आप क्रॉस लेंगे तो पी को क्यू के क्रॉस में घुमाएंगे तो ये थंब का डायरेक्शन किधर जाएगा, एलएम के डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स जो एलएम वेक्टर होगा और जो पी क्रॉस क्यू होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जो लिखा हूं, hence the magnitude of the shortest distance vector that is lm would be equal to that of the projections of ab, ठीक है, projections of ab along the direction of line of shortest distance। देखिए इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये लाइन है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है, ये लाइन पास कर रहा होगा ऐसे, और ये लेट से मैं मान लेता हूं ये दूसरा लाइन है जो पास कर रहा है पॉइंट बी से। तो मैं बोल रहा हूं कि ये ए बी वेक्टर हम पहले निकालेंगे। तो बताइए ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर जो होगा वो बी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा बी माइनस ए। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो ए बी वेक्टर होगा उसका प्रोजेक्शंस ले लें किस पे, एलएम पे, तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो एलएम का जो डायरेक्शन है वो पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में, यानी जो वेक्टर ए बी होगा, मतलब ये आप लिख सकते हैं कि दैट इज ए बी वेक्टर, क्या लिखा हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ वेक्टर एलएम would be equal to that of the projections AB along the directions of the line of shortest distance। ठीक है, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो वेक्टर AB होगा वो जो क्या होगा, P क्रॉस Q का हम लोग क्या करेंगे, जैसे B माइनस ए है, जैसे AB, सो प्रोजेक्शंस ऑफ AB लेना है ऑन P क्रॉस Q, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये होगा प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्रॉस क्यू, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। बात समझे क्या कर रहा हूं, जैसे मैं दो लाइंस है, जैसे मान लीजिए दो लाइंस है, ये दो लाइंस का मैं बोल रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, एलएम होगा, कि एलएम आपस में क्या होगा, दोनों ही लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। अगर ये एलएम का लेंथ निकालना है तो मान लीजिए एक वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ए है और इस लाइन पे पोजीशन वेक्टर बी है, इससे वेक्टर मैंने जनरेट कर लिया है, ए बी वेक्टर मैंने जनरेट कर लिया, ठीक है। अब इस ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शंस किसके अलोंग ले ले, एलएम के अलोंग। अब एलएम का डायरेक्शन क्या है, एलएम का डायरेक्शन जो है वो पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में, क्योंकि ये पैरेलल है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर एलएम के अलोंग लेना है ए बी वेक्टर का, तो ऑब्वियसली ए बी का प्रोजेक्शंस ले लेंगे एलएम के अलोंग, यानी ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शंस ले लेंगे पी क्रॉस क्यू के अलोंग, वही मैं लिखा हूं, प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी ऑन पी क्रॉस क्यू। तो बताइए इसको लिख सकते हैं, प्रोजेक्शंस में मैं बताया हूं कैसे लेते हैं, ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू और अपॉन जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस पे प्रोजेक्शंस ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। और ए बी वेक्टर हम निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे, तो बी माइनस ए और ये हो जाएगा डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पता नहीं कितना आपको समझ में आया प्रूफ।
तो थोड़ा सा विजुलाइजेशन से आप देखेंगे तो यही होगा। एक दो बातें हैं ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अलोंग पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जो एल एम होगा वो फर्स्ट लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, सेकंड लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। कोई भी एक पॉइंट एक लाइन पे है, दूसरा पॉइंट अनदर लाइन पे है, उसको पोजीशन वेक्टर ए और पोजीशन वेक्टर बी से डिनोट किया, उससे मैंने वेक्टर जनरेट कर लिया ए बी। और फिर ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शंस ले रहा हूं किसके अलोंग, पी क्रॉस क्यू के अलोंग। पी क्रॉस क्यू के अलोंग इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो एल एम का डायरेक्शन है, और एल एम ही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्शन है। तो एल एम जो है पैरेलल है पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है डायरेक्शन जो होगा वो पी क्रॉस क्यू का डायरेक्शन है। तो ए बी वेक्टर का मैंने प्रोजेक्शंस ले लिया हूं एल एम के अलोंग, यानी पी क्रॉस क्यू के अलोंग। तो ऑब्वियसली वो एल एम का लेंथ आ जाएगा जिसपे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसी वो अगर लेंथ निकालना है तो उस वेक्टर्स का प्रोजेक्शंस ले लेंगे उस पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर्स होगा। वैसे भी अगर नहीं आपको प्रूफ समझ में आया तो ये फॉर्मूला आप मेमोराइज रखिए, बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। अगर स्क्यू लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चंस तीन तीन मेथड से आप बना सकते हैं। आपको एक थर्ड मेथड मैं आपको 3D में बताऊंगा, फर्स्ट और सेकंड मेथड यहां बता रहा हूं मैं आपको। बोला फाइंड वेदर द लाइंस पोजिशन वेक्टर आर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई माइनस जे प्लस के एंड पोजिशन वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। दो लाइंस बताना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ गया तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट मेथड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले मेथड से। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जो पोजीशन वेक्टर ए है फर्स्ट लाइन का वो आई माइनस जे प्लस 3k है। ठीक है, और ये किसके पैरेलल है, फर्स्ट लाइन आई माइनस जे प्लस के पैरेलल है। सेकेंड जो है लाइन वो पोजीशन वेक्टर बी के पैरेलल है, 2i प्लस 4j और प्लस 6k। और ये किसके पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है 2i प्लस j प्लस 3k। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है जबकि ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है। ये पोजीशन वेक्टर है मतलब ये पॉइंट को डिनोट कर रहा है, 2 4, ठीक है ना। और ये भी एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, 1 - 1 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, b माइनस ए निकाल लेंगे। तो b को a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा i कैप, और ये प्लस 5j कैप, और प्लस हो जाएगा 3k कैप। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे p क्रॉस q। तो p क्रॉस q क्या होगा, i j k डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालेंगे। p का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 - 1 1 हो जाएगा, और q का कोएफिशिएंट जो है 2 1 3, ये होगा p क्रॉस q। तो बताइए इसका क्रॉस अगर फाइंड आउट करेंगे तो -3 - 1 तो -4 हो जाएगा, और -j3 - 2 तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस k कैप ऑफ ये हो जाएगा 1 - +2 तो ये 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4i कैप और -j कैप और प्लस 3k कैप। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसका डॉट, यानी b माइनस ए डॉट p क्रॉस q। अगर ये 0 आ गया तो इंटरसेक्टिंग, और अगर ये 0 नहीं आया तो नॉन इंटरसेक्टिंग। ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर वाला पार्ट। तो b माइनस ए का जो कोएफिशिएंट है वहां 1 है और यहाँ -4 है, तो 1 × -4, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। b माइनस ए यहाँ 5 है और यहाँ पे आपको -1 है और प्लस, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 और -5 और +9। क्लियरली दिख रहा है कि ये 0 आ रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मींस क्या होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। एक तो तरीका आपका ये हो गया, ठीक है ना, ये मेथड एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आप चेक कर सकते हो। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। देखिए एक सेकेंड मेथड आपका, जो कि मैं पहले भी आपको बताया हूं। क्या करेंगे, अगर ये दोनों लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो दोनों का पोजीशन कहीं ना कहीं इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसके दोनों के पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। बताइए आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा, 1 + लैम्डा, और सेकेंड लाइन में आई का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 + 2 म्यू।
ठीक है, यहां से लेमडा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया आई का कॉफिशिएंट। जे का कॉफिशिएंट -1 और माइनस लेमडा फर्स्ट लाइन में, और सेकेंड लाइन में जे का कॉफिशिएंट है 4 प्लस और म्यू हो जाएगा। यहां से आप निकालोगे तो लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू -5 हो जाएगा। ठीक है, और के का कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस लेमडा है इक्वल टू, और यहाँ पे के का कॉफिशिएंट 6 और प्लस 3 म्यू। इक्वेशंस 1 को क्या कर रहा है, इक्वेशंस 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे 1 से तो बताइए क्या होगा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस 3 म्यू इक्वल टू हो जाएगा -6, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, और यहां से लेमडा अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस 2 म्यू, तो 1 प्लस और 2 म्यू, म्यू का वैल्यू जो है -2 है, ये -4 हो जाएगा, यानी ये -3 हो गया। तो लेमडा आपका आ गया -3, लेमडा आपका -3 आ गया और म्यू का वैल्यू -2। क्या ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? -3 अगर इसमें पुट करेंगे -2, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 म्यू इक्वल टू -5 और -1 तो -6, तो -2, तो यहां से लेमडा फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस 2 म्यू, म्यू का वैल्यू -2 है तो -4 तो -3 हो जाएगा। और यहाँ कंपेयर करेंगे के का कॉफिशिएंट तो 3 प्लस लेमडा इक्वल आ जाएगा 6 प्लस 3 म्यू, सॉरी 6 प्लस 3 म्यू है, यहां मैं गलती कर रहा हूं, थर्ड इक्वेशन। यहां से आप देखेंगे तो लेमडा -3 म्यू जो आएगा वो 3 के इक्वल आएगा। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? लेमडा -3 ले रहा है और -2, तो ये 6 -3 3 के इक्वल, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी थर्ड इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस ये कंफर्म हो रहा है कि लाइन क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, मतलब आईजेके का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वहां से 3 रिलेशन जनरेट होगा लेमडा और म्यू में, किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके, और लेमडा म्यू अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग, अगर नहीं कर रहा है तो नॉन इंटरसेक्टिंग। और एक तरीका आगे चल के बताऊंगा कि अगर 2 लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है देन दे विल बी ऑलवेज कोप्लानर। ठीक है, लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो कोप्लानर होगा, अगर लाइन कोप्लानर है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। तो ये बातें मैं आपको जब अब मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बता रहा हूं तो उसमें बताऊंगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, जैसे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। ये 2 लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। सिंपली मतलब अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत इजीली इस सब क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन पास कर रहा है पोजीशन वेक्टर i प्लस जे से, और वो किसके डायरेक्शन में, p इक्वल टू i माइनस जे प्लस के कैप के डायरेक्शन में। अनदर लाइन जो है पास कर रहा है i माइनस 2 के कैप, और जो पैरेलल है ये i माइनस के कैप के पैरेलल है। तो यहां से आप फाइंड आउट कर लें a माइनस बी या b माइनस ए, तो बताइए b माइनस ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जे और -2 के कैप, ये होगा b माइनस ए। और फिर यहां से हम p क्रॉस q निकाल लेंगे, तो p क्रॉस q i j k डिटरमिनेंट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 1 p का कोएफिशिएंट, और q का कोएफिशिएंट का i 1 है, j 0 है और k -1 होगा। तो बताइए इसका क्रॉस डिटरमिनेंट्स को एक्सपैंड कर दें तो 1 -0 और ये माइनस जे हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, प्लस के कैप ऑफ, और ये 0 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, दिया जाएगा i कैप और प्लस 2j कैप और प्लस के कैप। ये आपका हो गया p क्रॉस q। अब इसका हम क्या करेंगे, डॉट निकाल लेंगे, तो b माइनस ए और डॉट हो जाएगा p क्रॉस q। पता है इसका डॉट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये i का कोएफिशिएंट तो ये 0 हो जाएगा, j का कोएफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, और प्लस के का कोएफिशिएंट -2 है, इनटू 1 है, तो ये हो जाएगा -2 और ये -2, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, और p क्रॉस q का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो p क्रॉस q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 1 हो जाएगा, यानी √6 हो जाएगा। तो बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है b माइनस ए डॉट p क्रॉस q अपॉन p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये सब वैल्यू हम फाइंड आउट किए, ये -4 अपॉन और ये √6, इसका मॉड ले लेंगे। सही है, ये सही निकाल लें, i माइनस के कैप,
आई माइनस टू के कैप, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई से आई कट जाएगा, माइनस जे माइनस टू के कैप, और 1 माइनस 1 0, और 1 0 माइनस 1, ये 1 माइनस 0, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस जे माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप, और ये 0 माइनस माइनस प्लस के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/√6। देखिए हो सकता है कैलकुलेशंस थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर हो तो उसको करेक्ट कर लेंगे। ज्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन जो है ना मिस्टेक नहीं हो, लेकिन कहीं पे भी आपको लगता है कि अल्टरेशंस है तो आप उसको कमेंट कीजिए, तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वेदर द टू लाइंस आर एस्क्यू और नॉट। ऐसे भी प्रूफ करने के लिए बोर्ड में देता है आपको कि प्रूफ करने के लिए दो लाइन एस्क्यू होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं है तो एस्क्यू लाइंस होगा, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 0 तो फिर एस्क्यू नहीं होगा, क्योंकि फिर उस केस में दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, पैरेलल यदि तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सब इसमें भी हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बेसिकली निकालना है। तो बताइए इसको फाइंड आउट करेंगे, तो ये पास कर रहा है आई माइनस जे प्लस 2 के कैप से, और ये किसके पैरेलल है, ये लाइन आई माइनस जे प्लस माइनस के कैप के पैरेलल है। अनदर लाइन जो है ये पास कर रहा है 2i प्लस जे, ठीक है, और किस वेक्टर के पैरेलल है, 2i माइनस जे प्लस 2 कैप के पैरेलल है। यहां से b माइनस या a माइनस b निकाल लेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो i प्लस जे माइनस माइनस प्लस 2j हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2 के कैप, और यहां से हम p क्रॉस q निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा i j k 1 माइनस 1 माइनस 1, और ये जाएगा 2 माइनस 1 2। बताइए इसका एक्सपैंड कर देंगे तो 2 माइनस 2, और ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस जे 2 माइनस माइनस ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस के कैप ऑफ ये हो जाएगा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 3i कैप और माइनस 4j कैप और प्लस के कैप, ये होगा p क्रॉस q। अब इसका हम लोग डॉट निकाल लेंगे, तो b माइनस a डॉट हो जाएगा p क्रॉस q। तो क्या होगा, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका डॉट लेंगे तो ये 1 माइनस 3 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू माइनस 4 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1, ये जाएगा माइनस 3 माइनस 8 और प्लस 2, ये माइनस 11 प्लस 2, जो भी है माइनस 9, जो कि 0 नहीं आ रहा है, यानी क्या होगा, लाइन्स टू लाइन्स आर एस्क्यू। ठीक है, ये वैल्यू कंफर्म कर, अगर ये 0 आता तो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो जाता, तो उस केस में एस्क्यू नहीं होता। एस्क्यू जब भी लाइन प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा, दैट मींस आपको कहने की कोशिश ये कर रहा है कि प्रूफ करने के लिए लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल होगा, तो उसी लाइंस को हम लोग एस्क्यू बोलते हैं। लाइन तो पैरेलल होगा नहीं, क्योंकि इसका देख सकते हैं दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो लाइंस तो ऑब्वियसली पैरेलल है नहीं। और नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए हम दिखा दें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 नहीं है तो प्रूफ हो जाएगा कि लाइंस क्या होंगे, एस्क्यू होंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के लिए भी, और मेंस और एडवांस, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इससे आपको। तो देखिए अच्छे से समझेंगे इसको, बहुत ही स्केलर क्वांटिटी होता है। पहले मैं आपको डॉट बताया हूं, दो वेक्टर का डॉट स्केलर क्वांटिटी था, ज्योमेट्रिकली प्रोजेक्शंस ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर वेक्टर, डॉट का मीनिंग ये बताया हूं। क्रॉस, अगर दो वेक्टर क्रॉस में था तो एक वेक्टर क्वांटिटी था, और क्रॉस जो है ना बेसिकली मैं बताया था एरिया से कोरिलेट होता है क्रॉस। तीसरा वेक्टर जो देख रहे हैं हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 वेक्टर की बात होगी, वो 3 वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात होगी, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर नहीं होगा, जिसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। देखिए क्या होता है, ये ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर 3 वेक्टर ले और एक डॉट का यूज करें एक क्रॉस का यूज करें, तो उसी को कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्रॉस सी अगर फाइंड आउट करेंगे तो लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, और ए और बी क्रॉस सी के बीच के एंगल का कोसाइन, तो मान लेते हैं उसके बीच का एंगल कॉस फाई है। ठीक है, उसी तरह से बी क्रॉस सी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल का साइन। ठीक है, तो उसके बीच का एंगल भाई थीटा मान लेता हूं, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। यानी ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है ना, जहां थीटा जो होगा वो बीसी के बीच का एंगल होगा, और फाई किसके बीच का एंगल होगा, वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी के बीच का एंगल होगा। ठीक है, कॉस फाई।
जो ज्योमेट्रिकली जो डिनोट करता है ये ए डॉट बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose three quaterminous edges are वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। यानी ये वॉल्यूम पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को डिनोट करता है। ठीक है, अब बोलेंगे कि पैरेललोपाइड किसको कहते हैं, व्हाट इज क्वार्टरमाइनस। देखिए ये सब चीजें आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये 3D डायग्राम है, ठीक है। जैसे ये पैरेललोपाइड है, अब बोलेंगे कि पैरेललोपाइड क्यूब क्यूबाइड में क्या अंतर होगा। देखिए क्यूब में क्या होता है कि उसका जो बेसिकली सरफेस एरिया होता है वो स्क्वायर शेप में होता है क्यूब में। क्यूबाइड में क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जबकि पैरेललोपाइड की बात करेंगे तो उसका जो सरफेस होगा वो बेसिकली पैरेललोग्राम के शेप का होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्यूबाइड को अगर स्लाइड कर दे, ऊपर के छत को थोड़ा सा खिसका दे आगे, तो वो क्या होगा, पैरेललोपाइड बन जाएगा। यानी उसका जो ईच आपको फेसेस है वो बेसिकली क्या होगा, पैरेललोग्राम के शेप में बन जाएगा। ठीक है, तो 6 फेसेस से जो बनता है क्यूब बनता है अगर स्क्वायर लेते हैं तो। रेक्टेंगल अगर 6 फेसेस से ज्वाइन करेंगे तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, क्यूबाइड बनेगा। लेकिन 6 अगर पैरेललोग्राम अगर फेसेस से बनाएंगे डायग्राम तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइड बोलते हैं। ये बेसिकली जो मैं सरफेस एरिया ये सब जो डिनोट कर रहा हूं ये ठीक है पैरेललोग्राम के शेप का है। अब देखिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 3 वेक्टर जो है ना, एक क्वार्टर माइनस मतलब होता है कि एक ही एज से क्या होना चाहिए, इमिट होना चाहिए। यानी एक ही एज पे तीनों का टेल लाई करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एज्यूम कर रहा हूं कि वेक्टर, लेट्स से ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, ठीक है ना, और ये मैं मान लेता हूं वेक्टर बी के डायरेक्शन है। तो ए और बी के बीच का एंगल बीसी के बीच का एंगल, बीसी के बीच का एंगल मैं इसको मान लेता हूं बी, और लेट्स से इस वेक्टर को सी। तो बीसी के बीच के एंगल को थीटा माना हो, तो ये थीटा है। ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये ध्यान रखना है, रेक्टेंगल शेप पर ड्रॉ नहीं किया, पैरेललोग्राम है। तो इस बी और सी के बीच का एंगल, अब देखिए बी को अगर सी के तरफ रोटेट करेंगे तो बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन होगा वही यहाँ इस शेप में होगा, बी क्रॉस सी, इसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, 3D है, बी क्रॉस सी को रोटेट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा, बी क्रॉस सी के डायरेक्शन ये होगा। अब क्या कह रहा है कि ए और बी क्रॉस सी, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन ये तीसरा क्वार्टर माइनस मान लेता हूं, ये ए है, इसके बीच का एंगल क्या दिया है, ये फाई दिया गया, ये आपका फाई है। तो ये कह रहा हूं कि एक ही क्वार्टर माइनस एजेस से इनिशिएट होना चाहिए। ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, और तीसरा एजेस हो गया वेक्टर ए। तो जो इससे जो शेप बनेगा उसी शेप को हम लोग पैरेललोपाइड बोलते हैं। ठीक है, जो बीसी के बीच का एंगल थीटा है और वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी के बीच का एंगल फाई है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए डॉट बी क्रॉस सी का, वो डिनोट करेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे क्वार्टर माइनस एजेस का मतलब ये होगा कि एक ही एज से तीनों वेक्टर इनिशिएट होना चाहिए। यहाँ टेल होना चाहिए, जैसे ये वेक्टर इसके डायरेक्शन में बी, ये सी के डायरेक्शन में, और ये तीसरा एजेस वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट। इसको सही से समझिए, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी, और कहीं पे आपको लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ये दोनों का मीनिंग एक ही होगा। ठीक है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी डॉट सी। लेकिन एक ध्यान रखना है कि अगर इंटरचेंज करते हैं आपको, मान लीजिए ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर मान लीजिए पलट देते हैं, अगर बी डॉट अगर लिखते हैं बी डॉट ए क्रॉस सी, तो फिर माइनस साइन आ जाएगा। यानी आप किसी दो वेक्टर को आप इंटरचेंज करते हैं तो फिर ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बी को हम स्टार्टिंग में ले जा रहे हैं, ए को पलट रहे हैं, ये फिर माइनस साइन आएगा। फिर से अगर दो वेक्टर को पलटते हैं तो फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। जनरली ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं बॉक्स के टर्म में, इस तरह से। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ठीक है, इसी को हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि डब्बे के फॉर्म में लिखा जाता है। और एक प्रॉपर्टी ये होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बीसीए और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सीएबी।
अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है तो इस तीनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल ही होता है, एबीसी, बीसीए, सीएबी। इस तरह से अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, इस ऑर्डर में कहीं से भी आप लिखिए एबीसी या बीसीए या सीएबी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू सेम ही होता है। हाँ, अगर इस तरह से अगर मान लीजिए एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर किसी दो को इंटरचेंज करते हैं तो फिर माइनस साइन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बीसी को इंटरचेंज करते हैं, सीबी लिखते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा। अगर मान लीजिए फिर से इंटरचेंज करते हैं इस प्रॉपर्टी से, सेकंड वाले से, मान लीजिए फिर से अगर इंटरचेंज करते हैं, ए और सी को इंटरचेंज करेंगे तो फिर माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सी ए बी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, यही तो बोल रहा हूं कि एबीसी जो होता है सीएबी के इक्वल होता है, जो मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी में लिखा हूं। ठीक है, कि किसी दो वेक्टर को आप इंटरचेंज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट में, तो माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इंटरचेंज किया हूं एसी को, तो फिर माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बहुत सारा इसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे और लिखवाता हूं। हाँ, एक बात यहाँ ये बोल सकते हैं कि ये निगेटिव कब होगा, जब फाई जो है ना 90 से ग्रेटर होगा तो ही ये निगेटिव होगा, क्योंकि साइन 0 से 180 होगा तो साइन तो पॉजिटिव ही होता है। कॉस फाई ये निगेटिव तभी होगा जब फाई एंगल फाई क्या होगा, 90 से ग्रेटर होगा। यानी ए डॉट बी क्रॉस सी निगेटिव भी हो सकता है जब फाई ये एंगल जो है 90 से ग्रेटर लेते हैं। तो चलिए इसको रद्द करते हैं। देखिए, ये सब प्रॉपर्टीज है ना काफी इंपॉर्टेंट होगा, और मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप बोलेंगे मेंस और एडवांस में इसी से आया। अगर स्केलर प्रोडक्ट जीरो है, अगर एबीसी का स्केलर प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब सोचिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जीरो होगा यानी वॉल्यूम वैनिश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वेक्टर एबीसी क्या होगा, कोप्लानर होगा, एक ही प्लेन में होगा तभी वॉल्यूम का जनरेशन नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आता है तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या होगा, कोप्लानर होगा। हाँ, इसमें दो चीजें एज्यूम कर रहे हैं कि वेक्टर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों में से कोई वेक्टर अगर जीरो हो गया तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और या नहीं तो दो वेक्टर पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल भी है तो भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो वही मैं एज्यूम किया, प्रोवाइडेड नो टू वेक्टर्स आर पैरेलल और जीरो। अगर ये दोनों चीज नहीं है, पैरेलल और जीरो नहीं है, और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, तो वेक्टर क्या होगा, तीनों वेक्टर पैरेलल होगा। या रिवर्स भी आप बोल सकते हैं कि तीन वेक्टर अगर पैरेलल है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। सिक्स, देखिए 7 पॉइंट में अभी जस्ट बताया कि अगर दो वेक्टर इक्वल है या पैरेलल है, ठीक है, जैसे ये पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है लेकिन पैरेलल है, और यहाँ पे ए और ए इक्वल है, तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कम से कम दो वेक्टर या तीनों वेक्टर अगर आपको इक्वल या पैरेलल आता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो क्यों हो रहा है, तो यहां से आप देख सकते हैं, जैसे वेक्टर ए और बी है, तो बताइए इसका क्या होगा, अगर आप लिखते हैं ए डॉट ए क्रॉस बी लिखेंगे, ठीक है ना, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए डॉट बी। अब देख सकते हैं दो वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है, तो नहीं हो जाएगा जीरो, वॉल्यूम बनेगा ही नहीं। जब दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गया तो वॉल्यूम का जनरेशन होगा ही नहीं। सो ध्यान रखना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा जब आइदर दो वेक्टर या तो इक्वल होगा या दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, या तीनों पैरेलल हो गए तो भी जीरो होगा। तो वही मैं लैंग्वेज में लिखा हूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन आइदर टू वेक्टर्स, एटलीस्ट लिखना चाहिए मुझे, व्हेन एटलीस्ट टू वेक्टर्स आर इक्वल और पैरेलल। देखिए आईजेके का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होगा। अब बोले ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे आप आईजेके क्या होगा, ऑब्वियसली आपस में पर्पेंडिकुलर होता है, इसका जो डायग्राम फॉर्म करेगा वो बेसिकली क्यूब बनेगा यूनिट लेंथ का। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, आई डॉट जे क्रॉस के निकालेंगे, और जे क्रॉस के का वैल्यू क्या होता है, जे क्रॉस के का वैल्यू आई के इक्वल होता है, ये आई डॉट आई हो जाएगा, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिट लेंथ हो जाएगा ना, यूनिट लेंथ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, 1 के इक्वल होगा। तो आईजेके का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होगा। मान लीजिए तीन वेक्टर है एबीसी, इसका कंपोनेंट a1 a2 a3 है, b1 b2 b3 है, c1 c2 c3 है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट, जो इसका कोएफिशिएंट है a1 a2 a3, ये डिटरमिनेंट्स में चला जाएगा।
ये वेक्टर बी का कोएफिशिएंट सेकंड रो में जाएगा और वेक्टर सी का थर्ड रो में जाएगा। यानी यहाँ ए लिख रहा है तो यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट लिखना है, यहाँ वेक्टर बी लिख रहा है तो सेकंड रो में इसका कोएफिशिएंट लिखना है, और यहाँ वेक्टर सी लिख रहा है तो सी का कोएफिशिएंट लिखना है। इनटू हो जाएगा आईजेके का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्योंकि आईजेके का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होता है तो इसको लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट्स को, इसको हटा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो जब भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यानी कहीं कि डिटरमिनेंट्स काफी यूज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। 9th 10th हो गया कि मान लीजिए कोई स्केलर मल्टीप्लाई है वेक्टर के साथ, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आउटसाइड ला सकते हैं। यानी k1 k2 k3 है तो इसको आउटसाइड ले आएंगे, k1 k2 k3 इनटू हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया 2a वेक्टर 3b वेक्टर इनटू सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 2 और 3 को आउटसाइड लाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। इस प्रॉपर्टीज को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक 3 वेक्टर है a1l प्लस a2m प्लस a3m, दूसरा वेक्टर है b1l प्लस b2m प्लस b3m, और तीसरा वेक्टर है c1l प्लस c2m प्लस c3m। यानी 3 वेक्टर है lmn जिसका कंपोनेंट a1 a2 a3 दिया गया है। ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है और ये थर्ड वेक्टर है। अगर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट्स इसका जो कोएफिशिएंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 सेकंड रो में जाएगा और c1 c2 c3 ये थर्ड रो में जाएगा इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट। अगर मान लीजिए आईजेके के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर अनदर वेक्टर आईजेके के टर्म में नहीं लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट होगा ये, इससे भी काफी क्वेश्चंस आया है। तो चलिए हम इस पे भी क्वेश्चंस लेंगे। इसमें मैं 2 पे स्टार लगाया, ठीक है ना, 11 और 6 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये तो हम काफी यूज करेंगे ही। तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज इसको मैं लिखवा देता हूँ, चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज है। जैसे देखिए 12 नंबर प्रॉपर्टी a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा 0 के इक्वल होता है। अगर यही अगर सम में होता है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी के इक्वल होगा। ये आप यदि डायरेक्टली मेमोराइज रख सकते हैं या इसका प्रूफ करने के लिए भी बोर्ड में आता है, ठीक है। मेंस में आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज भी कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। जैसे 13 पॉइंट देखिए कि एबीसी इन दिस ऑर्डर विल बी राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम होगा जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी जो मैं लिखा हूं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा इनटू cos फाई। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी पॉजिटिव कब होगा, जब आप फाई जो है ना, फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, जो एंगल फाई है, तो ही cos थीटा क्या होगा, cos फाई जो होगा पॉजिटिव होगा। sin थीटा तो एनी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता ही है। तो इसको हम नाम दिया गया जस्ट राइट हैंडेड सिस्टम। यानी कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर एबीसी इस ऑर्डर में, इन दैट ऑर्डर, अगर बोलता है राइट हैंडेड सिस्टम है, दैट मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव का सेंस यही होगा कि जो फाई एंगल लिखवाया हूं ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी निगेटिव होगा, ठीक है। तो निगेटिव पे इसको कहा गया लेफ्ट हैंडेड सिस्टम और पॉजिटिव पे इसको कहा गया राइट हैंडेड सिस्टम। जस्ट एक डिफिनीशन है, ठीक है, इस तरह से मेमोराइज रखेंगे। और अगर मान लीजिए 0 आ जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, तो ऑब्वियसली वेक्टर एबीसी क्या होगा, कोप्लानर होगा। कंडीशन है कि कोई भी 2 वेक्टर इक्वल या पैरेलल नहीं होना चाहिए या नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होगा 13, ये भी बोर्ड में आता है। लैग्रेंजेस आइडेंटिटीज, जैसे मैं बताया था 2 वेक्टर्स में भी आपको मैं लिखवाया लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, रिलेशंस बिटवीन क्रॉस टू डॉट प्रोडक्ट। यानी क्रॉस से डॉट प्रोडक्ट में अगर लिखना हो, देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ रो वाइज ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। यानी फर्स्ट रो में वेक्टर ए के साथ एबीसी का डॉट लिया, सेकेंड रो में वेक्टर बी के साथ एबीसी का डॉट लिया और थर्ड रो में वेक्टर सी के साथ एबीसी के साथ डॉट लिया है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर, इसमें आप देखेंगे तो क्रॉस है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, इसका होल स्क्वायर, ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर इक्वल होगा डिटरमिनेंट्स फॉर्म में, और ये प्योरली डॉट के फॉर्म में होगा। इसलिए लैग्रेंजेस आइडेंटिटी जो है ये 3 वेक्टर्स के लिए होगा।
और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कुछ क्वेश्चंस अगर लैग्रेंज आइडेंटिटी से बनना है तो फिर इसी से बनेगा। मेन वेक्टर्स पे क्वेश्चंस बढ़ने का नहीं कारण है कि आपको कॉन्सेप्ट और या वो फॉर्मूला अगर स्ट्राइक नहीं करता तो फिर नहीं बनेगा। अगर कोई क्वेश्चंस अगर लैग्रेंज आइडेंटिटी से बन रहा है तो फिर इसी से बनेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए 15 प्रॉपर्टीज, अगर मान लीजिए a प्लस बी सी डी है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ए सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर प्लस हो जाएगा बी सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस तरह से लिखना गलत नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई भी सम ऑफ टू वेक्टर लिखा हुआ तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं, सम ऑफ टू, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए के साथ सी डी ले लेंगे और फिर बी के साथ सी डी ले लेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। देखिए मैं अब 12th को मैं प्रूफ कर देता हूं, क्योंकि ये बोर्ड में भी समटाइम्स प्रूफ करने के लिए आता है, तो दो तरीके से मैं प्रूफ कर रहा हूं। तो 12th रिजल्ट का देखिए प्रूफ, जैसे a माइनस बी, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से चले तो a माइनस बी का b माइनस सी और c माइनस a का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन a माइनस बी डॉट b माइनस सी क्रॉस c माइनस a, लिखा जा सकता है बाय डेफिनेशन a माइनस बी डॉट b माइनस सी क्रॉस c माइनस a। अब देखिए इसको लिख सकते हैं a माइनस बी डॉट, पहले क्रॉस को ऑपरेट कर लेंगे, इसका क्रॉस क्या होगा, b क्रॉस c हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा b क्रॉस a, फिर माइनस हो जाएगा c क्रॉस c, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c क्रॉस a हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लें तो a माइनस बी डॉट ये हो जाएगा b क्रॉस c, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b हो जाएगा, और c क्रॉस c तो जीरो हो जाएगा, सेम वेक्टर का क्रॉस, अब प्लस हो जाएगा c क्रॉस a। अब बताइए a के साथ डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा, a डॉट b क्रॉस c हो जाएगा, फिर a के साथ इसमें डॉट लेंगे तो प्लस हो जाएगा a डॉट a क्रॉस b, ठीक है, और फिर a के साथ इसमें डॉट लेंगे तो प्लस हो जाएगा a डॉट c क्रॉस a। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, वेक्टर b के साथ लेंगे क्रॉस, तो माइनस लिख सकता हूं b डॉट और b क्रॉस c, ठीक है, वेक्टर b के साथ डॉट लेंगे, फिर इसका डॉट इसके साथ लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा b डॉट a क्रॉस b, और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये b डॉट हो जाएगा c क्रॉस a। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रहा इसलिए मैं सारा लिख रहा हूं, ठीक है ना, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखिए a डॉट b क्रॉस c, इसको लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ abc। अब बताया कि दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये भी दो वेक्टर इक्वल है तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और इसको लिख सकता हूं BCA का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और मैं प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूं कि ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और BCA का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। ये प्लस है और ये माइनस बैलेंस हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोर्ड में प्रूफ कर सकते हैं। एक और अल्टरनेट तरीका होगा जो कि बहुत इजी होगा, देखिए वो जनरली हम लोग मेंस में इस तरह का अप्लाई करते हैं। जैसे क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड से चले तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, इसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखे a माइनस बी और प्लस जीरो इंटू सी लिख सकता हूं। उसी तरह से b माइनस सी लिखा हुआ है तो जीरो इंटू a माइनस बी और प्लस सी, और फिर उसके बाद माइनस a और प्लस जीरो इंटू बी और प्लस सी। बात समझे क्या किया, a माइनस बी और c नहीं है मतलब c का कोफिशिएंट ऑब्वियसली जीरो होगा। फिर यहाँ a नहीं है तो a का कोफिशिएंट जीरो ले लिया, और ये प्लस b और ये हो जाएगा माइनस c, ठीक है ना, और फिर ये हो जाएगा माइनस a और b का कोफिशिएंट जीरो ले लेंगे, जीरो इंटू बी और प्लस c हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, तो एबीसी का कोफिशिएंट क्या है, डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। तो बताइए क्या होगा, यहाँ 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और ये 0 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 1 0 और 1, ठीक है। इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो देखिएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये कंसेप्ट आप मेंस में यूज कर सकते हैं, क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। बोर्ड में वैसे इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं फोटो पिक ले लेता हूँ।
देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से जो है रिलेटेड एक टेट्राहेड्रॉन होगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, बेसिकली ट्रायगोनल पिरामिड को हम लोग टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। तो ये जो भी आपको मेंसुरेशन जो है ना, मैं आपको थोड़ा बहुत मैक्सिमम मिनिमम में बताऊंगा, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का, ये सब चीजें। अभी जस्ट ये ध्यान रखना है कि पिरामिड होता क्या है बेसिकली। टेट्राहेड्रॉन क्या होगा, टेट्राहेड्रॉन को ही हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिड, पिरामिड बहुत तरह का होता है। अगर बेस स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा, बेस अगर ट्रायंगल लेंगे तो उसको हम लोग ट्रायंगल पिरामिड बोलेंगे, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रॉन भी बोला जाता है। तो देखिए इसका अगर वेक्टर के टर्म में अगर वॉल्यूम निकालना तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके ऊपर, इस ट्राइंगल के ऊपर एक पॉइंट है सी, ठीक है, इसी को ज्वाइन करेंगे तीनों पॉइंट को, ये जो बनेगा टेट्राहेड्रॉन बनेगा। इसके 4 फेसेस होंगे जो ट्राइंगुलर शेप के होंगे, ठीक है। वो 4 फेसेस क्या होंगे, ओ ए बी होगा, ओ सी ए होगा, फिर ओ सी बी होगा, फिर सी बी ए होगा, ठीक है। इसका 4 फेसेस होगा, 3 लैटरल फेसेस होगा और एक बेस में भी क्या होगा, ट्राइंगल के शेप में होगा, और लैटरल फेसेस भी इसका ट्राइंगुलर फेस ही होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो मान लेता हूं ये ऑरिजिन है, ठीक है ना, इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका बी और इसका सी, तो ऑब्वियसली ओ ए वेक्टर ए हो जाएगा, ओ बी वेक्टर बी हो जाएगा और ओ सी वेक्टर सी। इसका क्वार्टर माइनस एजेस जो है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हो जाएगा। अब देखिए इसका वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन का क्या होता है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो 1/3 ऑफ, और एरिया ऑफ बेस क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए थीटा मान लू, तो किसी भी ट्राइंगल में मान लीजिए अगर ये लेंथ x है और ये y है, ये थीटा है, तो इसका जो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ एक्स वाई थीटा होता है, ठीक है। ये ट्राइंगल में आप लिख सकते हो, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा हाफ एक्स वाई कॉस थीटा होगा, यानी इस लेंथ का प्रोडक्ट इसके बीच का एंगल का साइन एंगल, उसका हाफ जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कहलाता है। तो जो बेस का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, लिख सकता है इसके बीच का एंगल का साइन, वही लिखा हाफ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये कहलाएगा एरिया ऑफ बेस। और हाइट क्या होगा, तो देखिए हाइट जो होगा बेसिकली अगर यहाँ पे हम एज्यूम कर दें ये एंगल जो है ना फाई है, यानी जो हॉरिजॉन्टल जो है बेस जो है, बेस के साथ ओसी वेक्टर फाई एंगल बना रहा है। तो एक बात बताइए, अगर हाइट, अगर मान लीजिए ये हाइट है, ठीक है, लेट्स से ये हाइट एज्यूम कर लो, तो इसका हम लोग प्रोजेक्शंस या कंपोनेंट ले, ठीक है। एक से ध्यान रखना, फाई क्या होगा, फाई जो होगा ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, मतलब एल्टीट्यूड के डायरेक्शन में होगा। बेस में मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो उसका जब आप क्रॉस लेंगे तो इसका ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो एल्टीट्यूड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री होगा आपका। अब बताइए वेक्टर सी जो है, वेक्टर सी जो है ना, वो ए क्रॉस बी के साथ एंगल फाई बना रहा है, ये एंगल फाई है। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो एल्टीट्यूड का डायरेक्शन होगा। अब बताइए वेक्टर सी का अगर कंपोनेंट ले ले एल्टीट्यूड के डायरेक्शन में, तो आप पढ़े होंगे, जैसे अगर मान लीजिए अगर इसके कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में अगर सी का कंपोनेंट तोड़ना हो तो सी कॉस फाई लिख सकते हैं, वही लिखा हमने सी कॉस फाई, ठीक है ना। एक कंपोनेंट वेक्टर सी को एल्टीट्यूड के डायरेक्शन में, एल्टीट्यूड का डायरेक्शन क्या है, ए क्रॉस बी डायरेक्शन है, तो उसका कंपोनेंट अगर लेंगे सी का तो सी कॉस फाई हो जाएगा, तो वही मैं लिया हूं, ये एल्टीट्यूड होगा सी कॉस फाई। तो इसी को रीअरेंज करके लिखेंगे 1/3 1/2 क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई, और इसी को हम लोग क्या बोले हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, ठीक है ना। इसी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो ध्यान रखना है पैरेललोपाइप्ड का 1/6 जो कहलाएगा, 1/6 बार, 6 टाइम, 6 बार जो होगा वो बेसिकली टेट्राहेड्रॉन होगा, यानी 6 टेट्राहेड्रॉन को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड बन जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ध्यान रखना है 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है, जहां वेक्टर एबीसी क्या है, क्वार्टर माइनस एजेस है along quarter minus edges of vector A, vector B, vector C, ठीक है, OA, OB, OC, इसके एजेस के along है, एजेस के along वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C है। एक चीज ध्यान रखना, यही से इनिशिएट करना चाहिए टेल इसका 3 डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, अगर मान लीजिए पोजीशन वेक्टर A B C D अगर दिया गया हो इसका टेट्राहेड्रॉन का, तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड का पोजीशन होगा A प्लस B प्लस C प्लस D। जैसे 2D डायग्राम में मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल है, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी अपॉन 3 होता है। यहां पे क्या होगा, अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रॉइड विल डिवाइड द परपेंडिकुलर लाइन इन द रेशियो, परपेंडिकुलर लाइन इन द रेशियो 3:1। 3:1 रेशियो में ये डिवाइड करेगा। जैसे हम लोग ट्रायंगल के केस में देख चुके थे, मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है। तो टेट्राहेड्रॉन के केस में अगर 4 वर्टिसेस है तो ये 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी जो एल्टीट्यूड है, मतलब सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रॉइड होगा और ये डिवाइड करेगा 3:1 रेशियो में। ठीक है ना। और रेगुलर टेट्राहेड्रॉन किसको बोलेंगे, जिसका ऑल फेसेस क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो वैसे हम लोग टेट्राहेड्रॉन को रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि सरकम सेंटर, इन सेंटर सभी टेट्राहेड्रॉन के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो। लेकिन ऑर्थो सेंटर जो है ना, डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है आपको, वॉल्यूम वाला पार्ट। तो वॉल्यूम वाले पार्ट से ज्यादातर क्वेश्चंस आया है। जब भी आपको बोले टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या होगा, तो 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी हो जाएगा। तो चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आता है। कुछ क्वेश्चंस अगर आप इसका बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो है इसी सिमिलर टाइप के कंसेप्ट आता है। तो मैं वही क्वेश्चंस लेता हूं जैसे जो कंसेप्ट को टच किया है, ठीक है ना, इधर बोर्ड में या मेंस और एडवांस में। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई माइनस j प्लस 2k कैप, वेक्टर सी इक्वल टू 2xi कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। देन फाइंड x इफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय 3 वेक्टर इज 2 यूनिट। अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर भी मैं लिया हूं क्योंकि गलतियां जो ना मैक्सिमम देखते कहां पे करते हैं। देखिए क्या करता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया गया, यानी इसका मॉड वैल्यू जो है ना दिया गया आपको 2 यूनिट है। तो बताइए जब आप मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। तो जब भी आपको वॉल्यूम दिया रहे तो आप हमेशा 2 नहीं लोगे, प्लस माइनस 2 लोगे, क्योंकि मेंशन नहीं है कि एबीसी का वॉल्यूम या बीएसी का वॉल्यूम, यानी कौन सा स्टार्टिंग में लेना। ऑब्वियसली बीएसी लिखोगे तो -2 हो जाएगा, एबीसी लिख रहे हैं तो 2 होगा। तो जब भी आप मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 2। जब भी आप वॉल्यूम दिया गया हो और किसी वेरिएबल अटैच है एबीसी में, तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा हमेशा आंसर आएगा। ठीक है ना। या तो मैं स्ट्रेट लाइन में भी ये बात बता रहा था आपको, किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया देता था तो वहां पे भी हम लोग प्लस माइनस लिखते थे, क्योंकि एरिया को हम लोग मॉड में लिखते थे। ठीक है। अब एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप ये जानते हैं, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे x -2 और 1, और b का कोफिशिएंट आएगा 1 -1 2, और c का कोफिशिएंट है 2x 1 और -1। इनटू होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आईजे के, तो वो तो 1 ही हो जाएगा ना, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। बस इसमें एक्सपैंड कर लेना, निकाल लेना वैल्यू। ये हो जाएगा 1 -2 और ये हो जाएगा -2 इनटू, स्लोली करना है। ठीक है ना, गलती होने का चांसेस यहीं पे होता है। फरवराट में लोग मैक्सिमम टाइम गलतियां यहीं पे आके करते हैं। डिटरमिनेंट को एक्सपैंड जो करना है स्लोली करना है। ये हो जाएगा प्लस -2। तो बताइए यहाँ से ये हो जाएगा -x और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 1 और -4x हो जाएगा। ठीक है, +1 + 2x इक्वल टू हो जाएगा +-2। तो बताइए इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो ये -2 और ये -8x हो जाएगा, और +1 + 2x इक्वल टू +-2। ठीक है ना। ये हो जाएगा -8x और -x, तो -9x और +2x, तो -7x हो जाएगा, और ये -2 + 1 तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, +-2 तो -7x या तो 3 के इक्वल होगा, 1 - 2, या -1 के इक्वल होगा, यानी -3/7 होगा, यानी तो 1/7 के इक्वल होगा। x का हमेशा 1 से ज्यादा वैल्यू आएगा, क्योंकि आप मॉड लोगे। बहुत लोग ये गलतियां यही करते हैं, मॉड नहीं लेता है। ठीक है, और दूसरा गलतियां ये होगा एक्सपेंशन में स्लोली निकालना है। ठीक है, बहुत लोग एक्सपेंशन में ही गलतियां करते हैं। देखो मैक्सिमम लोग जो बैठता है ना, थियरी क्लियर होता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता रहता ये फॉर्मूला। कैलकुलेशन में जो है ना, जल्दबाजी में, कंपटीशंस में यही रहता है, टाइम का जो है ना मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो फिर आप compete नहीं कर सकते कोई भी कंपटीशंस। और टाइम मैनेजमेंट बेटर तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे।
होम में क्या होता है कि हम टाइम नहीं देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत स्लोली हम लोग 3-4 मिनट्स में करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम का प्रेशर रहता है एग्जामिनेशन में। तो बेटर है कि जब भी आप होमवर्क करें तो आप 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करो और 40 to 50 मिनट, और उसमें चेक कीजिए आपकी कितना क्वेश्चन आपका एक्यूरेसी रहता है। वहां से एक्यूरेसी भी चेक होगा, आपका कंसेप्ट भी चेक हो जाएगा, और एक तरह से आप समझो टेस्ट की तरफ ही दे दिए, और आपका होमवर्क भी बहुत क्विकली हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, एबीसी जो है 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है, और इसका वैल्यू दिया गया लैम्डा टाइम्स ऑफ एबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। जैसे नॉन कोप्लानर है, दैट मींस एबीसी का स्केलर टेपर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखिए कौन सा कंसेप्ट हम लगा रहे हैं। जैसे 2a माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और 2a माइनस बी माइनस सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, और एबीसी का जो कोएफिशिएंट है वो डिटर्मिनेंट्स में चला जाएगा। ठीक है, ये 1 1 1, फिर ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1, और बस इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लेना है। ये माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा। ये जगह माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस 3, और ये माइनस 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 ये माइनस 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 प्लस अगेन माइनस 3 ये माइनस 6 हो जाएगा इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। अब बताइए राइट हैंड साइड से जब आप इसको कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, -6 आएगा। ये इसका आंसर होगा -6। तो मेन बेसिक कंसेप्ट ये था, अगर आपको ये पता है तो फिर लैम्डा बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इन ऑर्डर फॉर्म्स ए लेफ्ट हैंडेड सेट ऑफ वेक्टर्स। तो बताना है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए वेक्टर जो है ना ए है, और ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। तो ये अगर लेफ्ट हैंड सिस्टम है तो वेक्टर एबीसी का इसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो वेक्टर एबीसी दिया गया, ये एक्स आई माइनस जे प्लस के कैप, 2i प्लस जे माइनस के कैप, और फिर i माइनस जे और प्लस 2k कैप का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब बताइए इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, x माइनस 1 इसका कॉफिशिएंट आई जे के का कॉफिशिएंट रो वाइज में पुट अप कर देंगे, ये 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के होगा, वो तो 1 ही होता है। ठीक है, तो उसको 1 पुट कर देंगे और इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये 2 और ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1। ठीक है, तो ये 4 माइनस माइनस तो ये 5 हो जाएगा, और 1 इंटू -2 -1 तो ये -3 हो जाएगा। तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। ये x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी यहाँ से x लेस देन -8 आ जाएगा, यानी इसका माइनस इन्फिनिटी से -8 होगा। यानी x -8 से लेस लेंगे तो ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम आपको होगा। अगर ये पॉजिटिव लेते हैं तो इसी को हम राइट हैंडेड सिस्टम बोलेंगे। जस्ट एक डिफिनीशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो xi माइनस जे प्लस के कैप प्लस 2i प्लस जे माइनस के कैप i माइनस जे प्लस 2k कैप। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x -1 1 2 1 -1 1 -1 2। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो 2 -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस 1 तो ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 1 तो ये 5 हो जाएगा। और फिर ये सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, प्लस -2 -1 तो -3 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 हो जाएगा। देख रहे हैं गलती होने का चांसेस, क्योंकि मुझे आंसर्स पता है इसलिए मैं क्रॉस चेक किया हूं। अगर नहीं पता रहता तो फिर हम डायरेक्टली आंसर लिख देते -8। तो गलतियां जो है ना, आपको ये पता होगा डिफिनीशंस, लेकिन इन प्रोसेस ये यहाँ पे हो सकता है कि आप गलतियां करें, इसलिए डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंशन स्लोली करेंगे। ठीक है, बहुत माइनस पुट अप करेगा आपको।
अब देखिए फोर्थ, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, मेंस में ये क्वेश्चंस पूछ चुका है, एडवांस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। वेक्टर ओपी दिया है 2i माइनस जे प्लस 2k कैप टर्न्स थ्रू ए राइट एंगल अबाउट ऑरिजिन ओ पासिंग थ्रू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और लेट्स से ये जेड एक्सिस है। क्या कर रहा है कि एक वेक्टर है, तो आई जे और के, वाई एक्सिस निगेटिव है, मतलब कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेता हूं ये है 2 माइनस 1 2, ये ओपी वेक्टर है। बोल रहा है इसको टर्न्स किया जा रहा है, किसके अबाउट? टर्न्स थ्रू ए राइट एंगल अबाउट ऑरिजिन हो, ओके अबाउट राइट, ठीक है, टर्न्स 90 डिग्री से थ्रू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन इट्स वे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है, तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया जा रहा होगा, ठीक है। फाइंड आउट न्यू पोजीशन ऑफ ओक्यू, तो बोल रहा है पी जो है ना पोजीशन कन्वर्ट होकर के क्यू हो गया है, तो बोल रहा है ओक्यू का पोजीशन निकाल लो। एज्यूम कर लेंगे इसको एक्स वाई जेड, ठीक है, इसके पोजीशन को, अगर एक्स वाई जेड निकल गया तो क्यू का पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। इसको रोटेट जो किया जा रहा है 90 डिग्री से रोटेट किया जा रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा क्योंकि लैंग्वेज कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये पास कर रहा है ऑन इट्स वे, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब देखिए कैसे हम कंसेप्ट लगाते हैं, जैसे OQ तो मैंने एज्यूम कर लिया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब क्योंकि तीन वेरिएबल आप एज्यूम किए एक्स वाई जेड, तो ऑब्वियसली तीन रिलेशन चाहिए एक्स वाई जेड निकालने के लिए। एक तो ये होगा कि अब बताइए OP का मैग्नीट्यूड और OQ का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि हम OP वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, और OQ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बताइए दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा 9 के इक्वल, ठीक है ना। एक तो ये रिलेशन ये आ गया। एक रिलेशन आपको ये आएगा कि OP डॉट OQ क्या होना चाहिए, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि OP जो है OQ पे परपेंडिकुलर है। तो बताइए इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? 2x और ये -1 इंटू वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा, और 2 इंटू यानी प्लस 2z हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से दूसरा रिलेशन आ जाएगा। अब बताइए तीसरा रिलेशन कहां से लाएंगे, क्योंकि दो ही इक्वेशंस है लेकिन वेरिएबल 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा जब आपसे वेक्टर में सॉल्व नहीं हो रहा हो और आप कहीं ना कहीं वेरिएबल ज्यादा हो, इसमें लैंग्वेज इन्फोर्स कर रहा है कि एक लॉजिक लगेगा। देखिए वो लॉजिक क्या होगा कि जैसे मान लीजिए OX का डायरेक्शन में मैं मान लेता हूं आई कैप, मैंने एक तीसरा वेक्टर ले लिया आई कैप, और ये वेक्टर तो है ही, OP वेक्टर तो हमारे पास है ही 2i माइनस जे प्लस 2k कैप। यहां तीन वेक्टर है OQ, आई कैप और OP कैप। सो OQ, I एंड OQ, ये तीनों वेक्टर क्या होगा? कोप्लानर होगा, ये होगा क्योंकि OP वेक्टर को ही रोटेट किया जा रहा है और ये बोल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मतलब ये जो रोटेशंस है ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को जब क्रॉस कर रहा है तो वाईजेड प्लेन में ही रोटेट कर रहा होगा, ये नहीं कर रहा होगा। तो इसका जो आई के साथ OP और OQ क्या होगा? एक सेम प्लेन में होगा। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि जो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा, सॉरी OQ ये OP होगा, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा? OQ वेक्टर का कोएफिशिएंट ले लेंगे तो इसका कोएफिशिएंट जो है एक्स वाई जेड है, ठीक है। आई का कोएफिशिएंट 1 है और ऑब्वियसली जे और के का कोएफिशिएंट 0 है, और OP वेक्टर का कोएफिशिएंट जो है 2 -1 और 2 है, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहीं से अगर आप फाइंड आउट करेंगे, इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -y इंटू 2 -0 हो जाएगा, और प्लस जेड इंटू -1 -0, तो -1 -0 इक्वल टू 0। यहां से आप देखेंगे तो ये -2y और -z इक्वल टू 0, यानी z इक्वल टू क्या आएगा? -2y आ जाएगा। अब इसी तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशंस 1 2 3 को, तो देखेंगे कि x का जो वैल्यू आएगा आपको, x का वैल्यू, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको ±5/√5 आएगा। लेकिन x जो है निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/√5, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे y का जो वैल्यू आएगा ये आपको +2/√5 आएगा, और जो z का वैल्यू आएगा आपको -4/√5 आएगा। और यही एक्स वाई जेड अगर आप पुट कर देंगे
तो नहीं आ जाएगा OQ वेक्टर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो OQ वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट इसमें ये था कि आई के साथ OP और OQ क्या होगा, कोप्लानर होगा, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो उससे एक रिलेशन आएगा। दो रिलेशन पहले से, तीसरा रिलेशन के साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे, या बेटर होगा कि ऑप्शन से चले जाएंगे जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में क्यों टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। वेक्टर ए इक्वल टू 2 है, वेक्टर बी 3 है और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 4 है। ए और बी के बीच का एंगल पाई बाय 2 है, बीसी के बीच का एंगल पाई बाय 3 है और एसी के बीच का एंगल पाई बाय 4 है। तो बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रॉन whose three adjacent sides are represented by the वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। दो कंसेप्ट को हम टारगेट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। एक तो आपको सबसे पहला कंसेप्ट ये होगा कि आपका जो बताया हूं आपको क्रॉस टू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, लैग्रेंजेस आइडेंटिटीज, पहला कंसेप्ट को टारगेट करना चाहते हैं। दूसरा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, जिससे कि आपको मेमोराइज रहे। अब देखिए, जब भी आपको तीनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया गया है तो दैट मींस आपको सबसे पहले ए डॉट ए निकालेंगे। ए डॉट ए क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 4 हो जाएगा। बी डॉट बी निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। उसी तरह से सी डॉट सी निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर और ये बेसिकली 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ए डॉट बी, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल पाई बाय 2 है तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे बी डॉट सी, तो बी डॉट सी क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और इसके बीच का एंगल का कोसाइन, यानी cos पाई बाय 3। ठीक है ना, तो बी का एंगल जो है, बी का लेंथ 3 है, ये 4 है और cos 60 डिग्री 1/2, तो ये वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। उसी तरह अगर सी डॉट ए निकालते हैं या ए डॉट सी, ठीक है, दोनों इक्वल ही होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ और इसके बीच का एंगल पाई बाय 4 है। तो बताइए, ए का मैग्नीट्यूड जो है आपका 2 है और सी का मैग्नीट्यूड 4 है और cos 45 1/√2, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 4√2 आ जाएगा। और हम यूज करेंगे लैग्रेंजेस आइडेंटिटीज, इसको लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर। बहुत लोग गलतियां ये करते हैं, होल स्क्वायर नहीं लिखता है, ठीक है ना, और ये होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी होता है। उसी तरह से बी डॉट ए, बी डॉट बी, ठीक है, बी डॉट ए इंटू बी डॉट बी, बी डॉट सी। उसी तरह से सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ठीक है, तो बताइए ए डॉट ए हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ए डॉट बी 0 है और ए डॉट सी या सी डॉट ए 4√2 के इक्वल है, तो बी डॉट ए भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी 0 है, तो बी डॉट बी का वैल्यू 9 है, बी डॉट सी 6 है। उसी तरह से सी डॉट ए, सी डॉट ए, सी डॉट सी 16 है और सी डॉट ए 4√2 है, ठीक है ना, तो सी डॉट बी या बी डॉट सी ये 6 के इक्वल है और सी डॉट सी जो है 16 है। इसका वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे ये इक्वल आएगा आपको, ठीक है, तो ये 144 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, अब ये गलतियां नहीं करना है, इसका स्क्वायर 144 आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी हो जाएगा, आपको 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। अब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैड, तो वॉल्यूम जो होगा मुझे निकालना है टेट्राहेड्रॉन का, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होगा, ये होता है 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी होता है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी 12 आएगा, तो 12/6 ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर 2 स्क्वायर यूनिट होगा। इसको स्लोली फाइंड आउट करेंगे तो लैग्रेंज आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, जब ए बी बी सी सी ए के बीच का आपको एंगल अगर पता हो। देखिए, मैं बगल में इसलिए क्वेश्चंस लिया हूं, इसको आप लैग्रेंज आइडेंटिटी से नहीं भी बना सकते थे। दो मेथड होगा इसका बनाने का, एक तो लैग्रेंज आइडेंटिटी से बना सकते हैं। अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन लिया हूं, इसको भी आप चाहें तो लैग्रेंज आइडेंटिटी से बना सकते हैं, लेकिन इसका अल्टरनेट मेथड भी होगा जो आप इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते थे। वो देखिए अल्टरनेट मेथड क्या होगा। जैसे यहां क्या दे रहा है कि ए बी सी का मैग्नीट्यूड 232 है और बी माइनस सी का मॉड वैल्यू 3 है, ए डॉट बी जो है आपको 0 है, दैट मींस आप ये लिख सकते हैं कि ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बी पे।
ए डॉट सी भी 0 है। दैट मीन्स यहां से लिख सकते हैं कि ए जो होगा पर्पेंडिकुलर होगा सी पे। अब ए बी पे भी पर्पेंडिकुलर है और ए सी पे भी पर्पेंडिकुलर है, तो क्या लगता है कि बीसी कोप्लानर नहीं हो जाएगा? बीसी जो होगा कोप्लानर होगा। ये वेक्टर ए हो गया जो कि पर्पेंडिकुलर होगा इस पे भी और पर्पेंडिकुलर होगा इस पे भी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक प्लेन में लेते हैं बीसी, तो इसके पर्पेंडिकुलर होगा वेक्टर ए, जो बी के भी पर्पेंडिकुलर होगा और सी के भी पर्पेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो बीसी जो होगा वेक्टर कोप्लानर होगा। यहां से देखिए बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड जो है दिया गया 3, इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले से अंडर रूट ऑफ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी। ये 3 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 बी डॉट सी हो जाएगा इक्वल टू 9। ये 13 हो जाएगा, तो 2 बी डॉट सी इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9, ये 4 हो जाएगा। यहां से आप बी डॉट सी निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड उसके बीच के एंगल का कोसाइन। तो बी का मैग्नीट्यूड जो है दिया गया आपको 3 और सी का मैग्नीट्यूड 2 है, यहां से cos थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से cos थीटा आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहां से cos थीटा जब निकल गया तो sin थीटा अगर आप फाइंड आउट करना चाहते क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ लिख सकते हैं ना 1 माइनस cos स्क्वायर यानी 1/9, ये इसको लिख सकता है 2√2/3 हो जाएगा। तो बीसी के बीच का एंगल निकल गया, बीसी के बीच का एंगल मैं निकाल लिया 2√2/3। अब बोलेंगे कि बीसी का एंगल क्यों निकालूं बीच का? देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में जो बताया हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी होता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा इनटू cos फाई, ठीक है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड दिया गया 2, बी का मैग्नीट्यूड 3 है और सी का मैग्नीट्यूड आपका 2 है, ठीक है। sin थीटा का वैल्यू निकाल चुका 2√2/3 और cos फाई क्या होता है? वेक्टर ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल होता है। एक बात बताइए, बी क्रॉस सी कोप्लानर है तो बी सी कोप्लानर है तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही होगा। मतलब आप बोल सकते हैं बी क्रॉस सी जो होगा वेक्टर ए के साथ कोलिनियर होगा, यानी उसके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा, यानी फाई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, यानी cos 0 हो जाएगा। मतलब 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√2 स्क्वायर यूनिट होगा। इसमें क्या था, थोड़ा वो ज्योमेट्री का यूज हुआ, लेकिन इस वाले मेथड में कोई सोचना नहीं आपको ज्योमेट्री। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है आप लैग्रेंजेस आइडेंटिटी से भी बना सकते हैं। अब बनाएंगे उसका आंसर देखिएगा 8√2 के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो आज मैं जो कवर किया हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और दूसरा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा दो लाइंस के बीच में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है, उससे भी एक क्वेश्चंस रहता है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में वेक्टर जो ना ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चंस आप वेक्टर का बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे लेक्चर्स को हम लोग एंड अप कर रहे हैं। चलिए थैंक यू।